अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम विजन स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार शेख और मेरे साथ मौजूद हैं उनसा कियानी। तो नाजरीन, जैसा कि गुज़िस्ता दिनों में सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करने वाला डोमेस्टिक वायलेंस का इशू, जिसमें अस्मा पे उनके शोहर की जानब से एक बहिमाना तशद्दुद किया गया, तो आज हमारे साथ अस्मा खुद मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो इतना बड़ा इशू क्रिएट हुआ। जी अस्मा। जी वालेकुम अस्सलाम। उस दिन ऐसे ही था बस कि उसने थप्पड़ से लड़ाई शुरू हुई है। थप्पड़ मारा उसने मेरे मुंह पे। तो उसके बाद उसने ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे, मुलाजिम आया, उसने हाथ पांव पकड़े। मेरा ख्याल है मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, अब तो दुनिया को और भी बहुत सारी बातें रट गई हैं, ये तो वो छोटी सी बात है। तो उसमें ये था कि काफ़ी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त कि अब की बार मेरी जान लेने की कोशिश की गई। छुरी लेके आए और मेरे सारे बाल, मुलाजमों ने मुझे पकड़ा, बाल मेरे उतार दिए, और सेकेंडली कि छुरी लेकर आए और मुझे जान से मारने की कोशिश की। अच्छा, तो इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए होंगे। ज़ाहिर है आपकी 4 साल आपकी शादी जो है ना, 4 साल आपकी शादी को हो चुके थे। तो इससे पहले अगर जो तशद्दुद किया गया, आपने कभी अपने पेरेंट्स से या फिर अपने ससुराल में किसी से उनको बताने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ इस तरह से हो रहा है? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स हैं नहीं, वफ़ात पा चुके हैं, और लव मैरिज थी, डेट्स वाई भाई फैमिली मिलती नहीं थी। तो आपकी शादी को 4 साल हो चुके थे, तो स्टार्ट से ही आपका रिलेशन ऐसा था? 4 साल पूरे आपने मतलब आप बियर करती रही, वो तशद्दुद आप पे आपका हस्बैंड मतलब करते रहे और आप बर्दाश्त करती रही? 4 साल नहीं, तकरीबन 6-7 महीने बाद ये सब स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद क्योंकि मैं सारी कश्तियाँ जला के तो उसके पास आई थी, सब कुछ छोड़ के, सारी दुनिया छोड़ के। मैंने तो अपनी भरपूर कोशिश की है कि मैं इसको निभा जाऊँ, और लेकिन अब पानी सर से गुजर गया। लेकिन आपको इसमें मुझे एक चीज़ बताएं कि ऐसा क्या लगता है कि जो पहले 6-7 महीने में जो ऐसा नहीं आपको कुछ देखने में आया, कोई वायलेंस वगैरह नहीं क्रिएट हुआ आपके और आपके हस्बैंड के दरमियान, तो ऐसे 6-7 महीने के बाद एक्चुअली ऐसा क्या हुआ? मतलब पीपल वांट्स टू नो, पब्लिक वांट्स टू नो कि जो ऐसी नौबत आ गई जो उस दिन इशू इतना बड़ा क्रिएट हुआ। एक्चुअली पहले मेरे पास बैंक बैलेंस था और पैसा था, तब तक वो सब चलता रहा। और उसके बाद फिर मुझे 6 महीने बाद ही पता लगा कि उसकी तो आदत है, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो बदल गया था। उसकी आदत थी, उसकी ये आदत थी कि हर 6 महीने बाद जो है वो लड़कियों को चेंज करना, उनको यूटिलाइज करना, उसके बाद उन्हें छोड़ देना। अच्छा, आपने कहा मेरे पास बैंक बैलेंस है, तो आप स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से थी कि 6 माह आपका बैंक बैलेंस वगैरह चलता रहा, लेकिन आपके पेरेंट्स मतलब उनकी मर्जी से शादी नहीं हुई, आपने कोर्ट मैरिज की। तो पेरेंट्स ने आपको सब दिया हुआ था जो कि आपके हस्बैंड यूटिलाइज करते रहे, 6 मंथ्स तक आपका जो है ना रिलेशन अच्छा चलता रहा उसकी वजह से। मैं एक्चुअली खुद काम करती थी, मैं गाड़ियाँ सेल परचेज करती थी, मेरा अपना बिजनेस था। तो अच्छा, वैसे आप पे वो करते रहे, लेकिन उस दिन मतलब इस जुल्म की इंतहा होगी, ठीक है? एक खातून पर मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कोई मर्द किसी खातून पे अगर हाथ उठाता है तो वो इंतहा हो जाती है किसी भी चीज़ की। तो उस दिन फिर उन्होंने आप पे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि आपको फिर थाने जाना पड़ा और FIR के लिए। तो वो फर्स्ट टाइम आप मतलब गई बाहर, आपने अपने इशू को जो है ना किया बाहर मैंने जाके? उससे पहले भी जब लड़ाइयाँ हुई हैं 2-3 साल में, मैंने तब भी 15 पे कॉल की, बट वो लोग आते थे, हाथ मिला के चले जाते थे। पुलिस का बिहेवियर मुझे ऑलरेडी पता था कि क्या होता है, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा लिंक्स थे पुलिस में, और काफ़ी उसका था, और उसी बेस पे वो ये कहता था कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर उसके पास काफ़ी कुछ ऐसा मटेरियल था, वीडियोज़ वगैरह, जो भी कुछ था व्हाटएवर, वो उस बेस पे मुझे ब्लैकमेल भी करता रहा बड़ा अरसा, कि अगर तुमने, घर वालों से बाद में मिलने भी नहीं देता था कि अगर मिली तो मैं सबको दिखा दूंगा, ये कर दूंगा। बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मेन चीज़ ये थी कि एक तो बिल्कुल मेरी जान लेने की कोशिश की गई। ये मेरी ज़िंदगी थी अल्लाह की तरफ से जो आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, वरना मुझे लगा था उस दिन मैं डेड हूँ। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके हस्बैंड ने मतलब 1122 को आप कह रही बुलाती थी, फिर भी मतलब आके सलाम 15 सॉरी, तो वो सलाम करके हाथ मिला के चले जाते थे। तो मतलब आपके हस्बैंड भी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे कि उनके इतने सारे लिंक्स थे कि वो हर आपके जो आप कोशिश भी करती थी तो उसको मेरे हस्बैंड स्ट्रांग नहीं थे, मेरे हस्बैंड स्ट्रांग नहीं थे, उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग था। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि लॉ में भी ऐसी चीज़ें ऐसे जो हैं, जो कानून है वो पास कर दिए गए हैं कि इनफैक्ट कि औरत में अब घर पे भी हाथ उठाया जाए तो औरत को पूरा राइट है कि उसके खिलाफ जाकर कंप्लेन करे, तो ऐसा कोई एक्शन इनकी तरफ से पहले ही लेना चाहिए था इनको। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि एक्चुअली इसमें लॉ तो पास हो गए हैं, लॉ पास हो भी रहे हैं, होते भी आए हैं पास्ट में,
बट द थिंग इज़ के जो लॉ पास होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है यहाँ पे। सेकेंडली जो उसकी सज़ा है वो बहुत कम है। इसमें जो स्टार्ट में ऑफेंस ऐड किए गए एफआईआर में, जो पुलिस की मिली भगत से उसने कोई फोर्स करके पुलिस को ऐड किया, वो बेलेबल थे। देन आफ्टर दैट वी मेट टू एसपी अनूश, पुलिस के साथ एसपी साहबा से मुलाकात हुई, तो शी इज़ वेरी काइंड विद हर। उससे मुलाकात के बाद उसने ऑफेंस ऐड करवाए हमने एप्लीकेशन दे के। तो जो इवन वो ऑफेंसेस भी जो ऐड हुए 354 पीपीसी, वो अगर एज कम्पेयर टू इंडिया हम देखें, हमारा नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पे उसकी डेथ पेनल्टी है और यहाँ पे इसकी सिर्फ 2 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट है, दैट्स इट। और इस देखें ना, कंपैरिजन देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस है और इसमें सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊँ तो कॉन्सेंट मैटर करती है इसमें, हर चीज़ में, किसी के साथ रिलेशन रखने में, किसी भी लेवल पे कॉन्सेंट, रजामंदी बहुत चीज़ एक मैटर करती है हर जगह पे। बट जबर के ख़िलाफ़ कोई बंदा भी इनकार कर सकता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हमदर्दियों के लिए ना विक्टिम को तलाश किया जाता है कि विक्टिम को ढूंढें, उसके लिए हमदर्दियाँ पैदा करें। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हम इस वक्त करंटली इस सिचुएशन में है कि वी आर द मोस्ट थर्ड डेंजरस कंट्री फॉर द वुमेन इन वर्ल्ड, कि जो हरासमेंट में आ रहा है, रेप केसेस में आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस में आ रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरीज हैं, उसमें आप देखें कि फाइनेंशियल भी सपोर्ट ना मिले फीमेल को, भी वायलेंस में आता है। सोशल सपोर्ट ना मिले, आप अब्यूज़ करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनके साथ जो करंटली केस, ये वाला बड़े रेयर केसेस हैं ये वाले, कि दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ लॉ, दिस इज़ अ बेसिकली केस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। एक वर्स्ट सिचुएशन है। और इसमें देखें कि आप एक इंसान के लिए इसके बाद तो आई थिंक सांस बंद नहीं होता है। उसके बाद लाइक उनको हर्ट किया गया, इनके लाइक दे टोटली मतलब एम्बेरस किया इनको सोसाइटी में। अब इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ये डिफेंड कर सकें। इससे बड़ा जुल्म और ज़ाती कोई नहीं कर सकता। बट द थिंग इज़ कि हमें थोड़ा सा पुलिस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। एक खतून गई है पुलिस स्टेशन, उनको सुनना चाहिए था इनको, बट दे इग्नोर द इश्यूज़। इनके सर पे चोटें लगी थी, इनके कान पे चोट लगी थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने इग्नोर करते हुए बेलेबल ऑफेंस ऐड किए उसमें। राइट नो कल्प्रिट्स आर बिहाइंड द बार। फर्दर इसका देखें, होप्स हो कि हम इसकी जितनी भी हेल्प कर सकें करें। अच्छा, एक चीज़ अस्मा मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे कि एक खातून के साथ अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पूरी कौम की हमदर्दियाँ उसके साथ होती हैं। तो आपने 4 साल तकरीबन ये सब बर्दाश्त किया, तो आपने कभी भी कोई एक ऐसा हमदर्द रिश्ता आपको नहीं मिला, क्योंकि आप कह रही हैं पेरेंट्स की तरफ से भी सपोर्ट नहीं थी, तो आपने कभी सोचा हो कि ये मेरे लिए एक दोस्त या कोई भी ऐसा रिश्ता आपको लगा हो कि इस बंदे के साथ मैं अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ? क्योंकि अब तो कवानीन इतने सख्त हो चुके कि डोमेस्टिक वायलेंस पे, जो कि एक हस्बैंड घर में अपनी वाइफ को अगर थप्पड़ भी मार दे, उस पे भी मतलब इतने आ चुके हैं कवानीन। तो आपने कभी कोशिश नहीं की कोई एक ऐसा दोस्त या हमदर्द जिसको आप बता सकें कि मेरे साथ ये हो रहा है और उसके अगेंस्ट कोई इशू, मतलब कोई आगे सोल्यूशन इसका निकल सके? इसका सोल्यूशन सिर्फ मैं ही निकाल सकती थी, या आर्या पार था जो अब मैंने किया है। इससे पहले कुछ भी ऐसे ही होना था जब भी होना था। तो अब आप देख लें जो मैंने किया उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ है, आप लोगों के सामने है। पुलिस स्टेशन गई हूँ, वहाँ पे जो मेरे साथ सलूक हुआ, मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि ये सारी फीमेल्स जो हैं ये क्यों नहीं कोई एक्शन लेती, ये क्यों जुल्म बर्दाश्त करती हैं। वो जुल्म तो मेरे ऊपर हुआ था ना, खाली मेरी ज़ात का था। ये आप हमारे मीडिया ने, हमारे माशरे ने, हमारी अदालतों ने, हमारे कानून ने मजबूर किया मुझे मीडिया पे आने के लिए। इसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली तकलीफ़ में है। अच्छा, एक चीज़ और कि मतलब कोई भी खातून इसलिए मोस्टली थाने जाने को अवॉइड करती है कि वहाँ पे जो सवालात होते हैं उनका ज़ाहिर है वो इस तरह के होते हैं कि खातून के लिए उनका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपका जब ये इशू आया था उस पर हमने खुद एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने पब्लिक ओपिनियन लोगों से जाके पूछा था, तो लोगों की आपके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ थी कि किसी भी केस में खातून पे हाथ उठाना तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। लेकिन उसी के बाद आपके हस्बैंड की तरफ से जो वीडियोस और आप पे जो इल्जामात लगाए गए, आपकी किरदार कशी की गई, तो उस पे आपने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं। देखो उसके बारे में आपको ऐसा पब्लिक मैसेज जो उन्होंने इल्जामात निकाले। देखें मुझे भी फ़ोन कॉल्स आई जब मैंने इनका केस टेकअप किया, बहुत सारे लोगों ने कहा जी शी इज डांसिंग समवेयर लाइक दैट। तो मेरा सिंपली ये था कि माइट बी पॉसिबल मैं डांस करता हूँ, कोई भी डांस कर सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम पार्टीज में जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, शादियों में डांस करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है किसी ने डांस किया तो नोबडी हैज राइट टू आर इंजर्ड टू एनीवन। एग्जैक्टली, कि किसी के सर के बाल काट दिए जाए या मेरी गर्दन उतार दी जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। मुझे मेरा सिंपल यही था कि प्रीवियस जो भी हो गया, करंटली वी आर वर्किंग ऑन दैट एफआईआर। इसके साथ इनके साथ जो जाती हुई है उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हमें सब दोस्तों की, सब लोगों की सपोर्ट मिली भी है, मिल भी रही है, मीडिया की तरफ से, पुलिस की तरफ, सब लोगों की मिल रही है। हम ये नहीं कर रहे कि निगलेक्ट नहीं कर रहे एफर्ट्स को किसी को भी, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू मीडिया चैनल्स एंड एवरीवन
कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव वे में तो ले रहे हैं। अभी एफआईआर का मतलब एफआईआर में जो चीजें ऐड हुई वो आपकी मर्जी से हुई है? अब नहीं, तो इस इशू को actually इतना हाइप मिला है। एक्चुअली एफआईआर है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर एक ही दफ़ा होती है, एक किसी इंसिडेंट की एफआईआर एक ही दफ़ा होती है, उसमें अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। वो हमने एप्लीकेशन पुट की, एसपी साहबा से मुलाकात की, उसमें ऑफेंसेस ऐड किए हैं। एक्चुअली फिर वही बात है कि हमारे लॉज इस तरह के हैं कि ये बड़े रेयर केसेस हैं इस तरह के। इंडिया में ये हुआ कि वो लड़की के साथ रेप हुआ, उन्होंने डेथ पेनल्टी रख दी 354 पे। हमारे यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होता है, लोग पॉइंट आउट नहीं करते, वो हुआ नहीं। इसकी वजह से हमारा वही बेलेबल ऑफेंसेस हैं सारे, जिसकी बेस पे वो बहुत सारी हमें डिफरेंट वे से पता चल रहा है जी, वो कह रहे हैं मेरी तो बेल हो जानी है और उनको थ्रेट कर रहा है। बट वी आर वेरी होपफुल, वी आर इनकरेजिंग हर, तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह। तो मैम आपसे मैं एक चाहूँगा कि कोई फ्यूचर मैसेज ऐसा कि मतलब कि चाहे आप अपनी वैसे करंट लाइफ को लेकर के आगे आप उन्हीं के साथ चलना चाहेंगी, या अपना आगे आप क्या फ्यूचर देखती हैं कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी? और इसके साथ साथ इसमें थोड़ा ये भी कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि शादी एक बहुत अहम फैसला होता है, तो वो ऐसा डिसीजन लेने से पहले उन्हें सोच समझ के करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस फौरन से ना, मतलब इसके बाद आप जिस सिचुएशन से गुजरी हैं, आखिर ये ज़िंदगी का बड़ा फैसला है यार, ये तो आप जाने क्या कभी नहीं मैसेज लिया देना जाता ये चाहेंगी फैसला। ख़वातीन को? देखिए, जो शादी होती है ये तो एक जुआ है, ये किसी को भी बरतने से पहले पता नहीं होता कि कौन कैसा है, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता। सेकेंडली मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है, कोई भी इंसान जो है वो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ ऐसा ना किया हो। मेरी एक डांस थी, कोई अकेले कमरे में, अल्लाह माफ़ करे, कोई गलत हरकत करते हुए वीडियो नहीं थी। खुदा का वास्ता है, खुदारा मेरी पर्सनल लाइफ को छोड़कर उस जालिम इंसान को सज़ा दिलवाने में मेरी मदद कीजिए, ताकि आने वाली कई नस्लों में किसी को याद तो रहे, कोई लड़की आगे स्टेप तो उठा सके कि यार उसको सज़ा मिली थी तो मुझे भी मिलेगी। अगर आज आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आने वाली तो नस्लें और डर जाएंगी कि वो उठी थी, उसने आवाज़ उठाई थी, उसके साथ क्या हुआ। मैं अपनी जंग नहीं लड़ रही, मैं तो शायद मर चुकी हूँ, मैं अपनी जंग नहीं लड़ रही। मैं जो आज यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बैठी हूँ कि आने वाली नस्लें, मैं बिल्कुल आपने सही बात की। बिल्कुल मैं उनको आज आपने आवाज उठाई है तो कल को बहुत सी अस्मा इस तरह के वाकयात से बच जाएंगे। अभी भी बहुत सारी अस्मा ऐसी हैं जो नहीं बोल पाती, और सिर्फ इसी डर की वजह से। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उन औरतों के लिए फ्यूचर में कुछ करूँ, मैं कोई ऐसी एनजीओ बनाऊँ, मैं अपना टाइम उन औरतों को दूँ जो शेयर भी नहीं कर पाती, जैसे मैं नहीं कर पाई थी, ऐसा उनके साथ ना हो। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, आप सबके लिए, ऐसी बहनों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए जो बहुत मजबूर हैं। सो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरे करैक्टर को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय आप हमारे कानून, हमारी अदालत, इन लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि ये इबरत का निशान बने। हर इंसान को ये पता हो कि अगर हमने जुर्म करना है तो उसकी सज़ा भी हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि नाज़रीन आपने देखा, आज अस्मा खुद हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने अपनी ही ज़ुबानी अपनी कहानी सुनाई। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इस तरह की जितनी भी ख़वातीन हैं जो इस तरह के तशद्दुद का जिन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ कवानीन इतने सख्त होने के बावजूद भी जो मुजरिम होता है उसे सज़ा क्यों नहीं मिल पाती। इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।